नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग नामक पाठ पढ़ाया जा चुका है, उसमें एक वीडियो आपको बताया गया है मैक्सवेल के विस्थापन धारा के बारे में। अब उसके बाद जो आगे पाठ्यक्रम है उसकी अगली हेडिंग बनती है मैक्सवेल समीकरणें। मैक्सवेल समीकरणों में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व से संबंधित 4 समीकरण दिए थे। मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व से संबंधित कितने समीकरण दिए? 4 समीकरण दिए थे। तो जिसमें उन्होंने पहला समीकरण दिया जिसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहा गया है। अब मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या होता है? इसमें मैक्सवेल ने अपने प्रथम समीकरण में गाउस के स्थिर वैद्युत में गाउस के नियम का प्रयोग किया। अर्थात मैक्सवेल ने प्रथम समीकरण देने के लिए स्थिर वैद्युतिकी में गाउस के नियम का प्रयोग किया। अब गाउस का नियम क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम होता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से संबंधित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम होता है और गाउस का नियम क्या है? फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बटा में ε0। ये समीकरण 1 होता है। अब इसके बाद आगे मैक्सवेल ने बताया वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा का यूज किया। और वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से उन्होंने वैद्युत फ्लक्स का जो मान दिया फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस। ये समीकरण 2 हुआ। हम जानते भी हैं कि वैद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है ये कहती है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा से क्या निकल के आई? फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, जो कि समीकरण नंबर 2 हो चुका है। फिर देखिए, हम जानते हैं कि बंद पृष्ठ के लिए आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है आवेश बटा में आयतन। और अगर आयतन बहुत छोटा हो तो उसमें आवेश भी छोटा ही होगा। तो इसलिए अगर आयतन छोटा dv लिया जाएगा तो उससे संबंधित जो आवेश उस आयतन में होगा वो होगा क्या? dq होगा। क्या होगा? dq। तो सूत्र बनेगा आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dq बाई dv। ये बनेगा, इतना हम पढ़े हैं। तो रो बराबर यहां से निकल के आएगा रो बराबर dq बाई dv। तो यहां तिले गुणा लगा देंगे तो dq बराबर बनेगा रो इंटू dv। अब यहां से कुल आवेश हम निकालेंगे और जब कुल आवेश निकालेंगे तो करेंगे क्या? इसका समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ का समाकलन कर दीजिए। तो कुल आवेश के लिए समाकलन करने पर अब समाकलन करेंगे तो होगा इसका इंटीग्रल dq बराबर इंटीग्रल रो इंटू dv। ये हो जाएगा। उसके बाद ये समेशन जो है, अगर सतत समाकलन किसी राशि का किया जाता है तो उसे हम समेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए यहां क्योंकि dq क्या है? अति सूक्ष्म आवेश होता है और इस dq के बगल में यदि समाकलन का चिन्ह लगा लिया जाए तो ये टोटल आवेश को रिप्रेजेंट करने लगता है। तो इसलिए ये टोटल आवेश रिप्रेजेंट करता है, जिसको किसके तुल्य लिखा जा सकता है? समेशन q इज इक्वल टू इंटीग्रल रो इंटू dv। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 ये बन चुका है। अब क्या करेंगे? अब इस समीकरण 1 में समीकरण 3 और समीकरण 2 से तो फाई का मान रखेंगे इतना, और समीकरण 3 से समेशन क्यू का मान रख देंगे इतना। तो हमें क्या मिल जाएगा?
तो लिखा है समीकरण 3 व 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर। फिर देखिए जब हम पुट करेंगे तो देखिए इधर फाई बराबर तो लिखा हुआ है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस, तो यहां पुट कर देंगे इसको और समेशन क्यू के स्थान पर पुट कर दिया जाएगा इंटीग्रल रो इनटू डीवी। तो जब ये पुट करेंगे तो मिलेगा क्या हमें, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर इंटीग्रल रो इनटू डीवी बट्टा में एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। और तो प्राप्त क्या होगा हमें, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर मिल जाएगा इंटीग्रल रो इनटू डीवी बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। और यही कहलाता है क्या, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। इसे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहा गया। तो क्या याद रखेंगे, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस बराबर इंटीग्रल रो इनटू डीवी बट्टा में एप्सिलॉन नॉट, यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण। तो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण क्या होता है, मैक्सवेल ने इस समीकरण को देने के लिए गाउस के चुंबकत्व नियम का प्रयोग किया था। गाउस ने दो नियम दिए थे, एक विद्युत चुंबकत्व से संबंधित नियम दिया था जिसको ये लिखा जाता है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू बट्टा में एप्सिलॉन नॉट। तो इससे संबंधित तो मैंने इसको पढ़ लिया, लेकिन मैक्सवेल ने अपना दूसरा समीकरण देने के लिए मैक्सवेल ने इस समीकरण को गाउस के चुंबकत्व नियम से दिया था। तो गाउस का चुंबकत्व नियम क्या होता है, जैसा कि आप जानते भी हो कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स और उसमें प्रवेश करने वाला कुल फ्लक्स यदि जोड़ दिया जाए तो टोटल क्या निकल के आता है, शून्य आता है। अर्थात गाउस ने बताया चुंबकत्व नियम में कि किसी बंद पृष्ठ का जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। तो इसका मतलब यहां से जो रिजल्ट निकला उनके नियम से वो आया फाई बी बराबर 0। तो फाई बी बराबर 0 समीकरण 1 हो चुका है। फिर अब देखिए, अब चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा यह कहती है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई बी बराबर निकल के आता है क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, ये मिलता है। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में फाई बी का मान रखने पर, तो इस समीकरण 2 में फाई बी का मान पुट करेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में फाई बी बराबर तो आ रहा है 0, तो पुट कर दीजिए यहाँ 0। तो हो जाएगा 0 बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस, और मिलेगा क्या फाइनली, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएस बराबर 0 मिल जाता है। और यही समीकरण कहलाता है क्या, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरे समीकरण की ओर चलते हैं। तो ये रहा मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। अब देखिए मैक्सवेल ने तृतीय समीकरण को देने के लिए क्या यूज किया, तो इसे इन्होंने वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के द्वितीय नियम का प्रयोग किया था। और आपको पता है, पढ़ाया जा चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का द्वितीय नियम होता है E बराबर -n d फाई डी बट्टा में dt। ये द्वितीय समीकरण होता है, द्वितीय नियम से निकल के आता है। फिर से देख लीजिए, E बराबर होता है -n d फाई डी बाई dt, समीकरण 1। यही है फैराडे का द्वितीय नियम से निकलने वाला समीकरण। तो अब देखिए समीकरण 1 हो चुका है। हम जानते हैं एक सूत्र विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभवांतर से संबंधित सूत्र है, E बराबर B बट्टा में D होता है। तो अगर इस सूत्र को हम पढ़ें E बराबर B बट्टा में D होता है, तो इसी के संदर्भ में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर E इज इक्वल टू बराबर, माफ कीजिएगा, वेक्टर E बराबर होगा DE बाई DL, वेक्टर E बराबर होगा DE बाई DL। तो ये जो V है ये विभवांतर है, तो ये जो D है ये विद्युत वाहक बल, अल्प विद्युत वाहक बल है।
अब विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, विभवांतर होता है। तो विभवांतर के स्थान पे जहां विभवांतर है इस सूत्र में, वहां पर विद्युत वाहक बल पुट किया जा सकता है। तो अगर छोटा सा विद्युत वाहक बल पुट किया जाएगा तो उसके सापेक्ष दूरी भी छोटी सी पुट की जाएगी। तो इसलिए E बराबर बनेगा अल्प विद्युत वाहक बल D बट्टा में छोटी सी दूरी dl, ये बन जाएगा। इसलिए D बराबर हो जाएगा वेक्टर E इंटू dl, ये हो जाएगा। यानी यहां से तिर्यक गुणा कर देंगे तो D निकल के आएगा, D निकल के आएगा E इंटू dl, E इंटू dl। फिर देखिए अब क्या करेंगे, हम टोटल वैद्युत वाहक बल प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का। तो अब देखिए समाकलन करने पर, तो जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का चिन्ह यूज करेंगे। तो इंटीग्रल d इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर dl प्राप्त हो जाएगा हमें। फिर अब ये जो होता है, चूंकि ये है छोटा सा विद्युत वाहक बल, इसके पहले लगा है समाकलन, तो ये टोटल विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात यह ये बताता है कि यह कुल विद्युत वाहक बल है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, E बराबर इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए तो समीकरण 1 तो ये रहा, E बराबर माइनस एन डी फाई वी बाई डी टी, एक, और समीकरण 2 क्या मिला, E बराबर इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में E का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से E का मान ये उठाएंगे और उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिलेगा इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर माइनस एन डी फाई वी बाई डी टी, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। और यही कहलाता है क्या, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण या मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। तो जहां पर E जो है ये विद्युत क्षेत्र होता है, dl अल्प लंबाई होता है, माइनस n में माइनस, ये सीधे ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है या विद्युत वाहक बल जो होता है वो सदैव उसी कारक का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न होता है। तो माइनस जो है ये चिन्ह को बताता है। आगे n जो है ये कुंडली में फेरों की संख्या होती है, फाई भी फ्लक्स परिवर्तन, और dt अगर भाग समय से लगा हुआ है तो हम पढ़ते हैं फ्लक्स में परिवर्तन की दर, अर्थात d फाई v बट्टे dt बराबर होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर, ये हो जाता है। और यही कहलाता है कि मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। तो इसको याद रखेंगे, इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर dl बराबर माइनस m d फाई v बाई dt। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण क्या होता है। तो बड़ा आसान समीकरण ये भी रहा इनका। तो चतुर्थ समीकरण को मैक्सवेल देने के लिए मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग किया था। तो क्लोज्ड इंटीग्रल, जैसा कि हम जानते भी हैं कि मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथीय नियम का जब प्रयोग किया तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, हम पढ़ चुके हैं एम्पियर का परिपथीय नियम कि ये पढ़े हैं कि किसी, इसको यहां पर हम लिख दिए हैं समीकरण के रूप में, समीकरण इसको हम 1 बना दे रहे हैं। तो क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर b डॉट वेक्टर dl बराबर होता है एम्पियर का नियम म्यू नॉट एप्सिलॉन i, माफ करिएगा ये एप्सिलॉन i नहीं है, समेशन i है। तो यहां हो जाएगा जहां समेशन i इज इक्वल टू बंद वक्र से होकर गुजरने वाली कुल धारा है। तो इतना अभी स्पेस हमारे पास बचा था विद्यार्थियों, मैंने इतना बताया आपको। अब आगे थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि इसको हम मिटा के जो है बाकायदे आपको चतुर्थ समीकरण का डेरिवेशन बता सकें ना। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं, तब तक थोड़ा सा वेट करेंगे, मैं मिटा दूं इसको।